गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंक्यूशन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम सीख रहे थे वाट का प्रयोग। अब एक बात में जैसे मतलब हमने वाट का प्रयोग सीखा था, उसमें कुछ चीजें ऐसी आई हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद में यदि आपके नाउन आ रखी है, यदि वाट का प्रयोग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसे नाउन को हटाना है। लेकिन कुछ ऐसे जो सेंटेंस आएंगे जिसमें क्या होगी, नाउन नहीं आएगी। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें क्या नहीं आएगी, नाउन नहीं आएगी। तब हमारे सामने विकट परिस्थिति ये आएगी कि हम उनको किस प्रकार से क्लियर कर पाते हैं। अब देखो उसमें यदि हमें इस प्रकार से सेंटेंस आएगा, आई एम प्लेइंग, ये आ रखा है, ठीक है। अगले ने हमें नोटेट करवा दिया कि वाट से इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन फ्रेमिंग करना वाट से। अब देखो यहाँ पे आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई वर्ब। अब वर्ब के तुरंत बाद में क्या नहीं आया हुआ है, नाउन नहीं आई हुई है। तब हमें किस प्रकार से बनाना है, तो ये बात ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको यदि वर्ब के बाद में नाउन नहीं हो तो डू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, डू वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या नहीं आ रहा हो, यदि आपके वर्ब के बाद में क्या नहीं आ रही हो, नाउन नहीं आ रही हो, तो क्या करना है, आपको डू वर्ब का प्रयोग करना है। डू वर्ब का प्रयोग आपको किस तरीके से करना वो और बता दूं मैं आपको कि यदि आपके ऊपर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है तो डू की भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखो। डू की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यदि ऊपर इसमें यदि फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो आप डू की भी फर्स्ट फॉर्म लिखो, और यदि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रखी है तो आपको क्या करना है, डू की भी थर्ड फॉर्म लिखनी है। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें यहाँ पे ये बनाएंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन किस में आ जाएगा, सेकंड पर्सन में आ जाएगा। फिर एम प्लेइंग, अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आर के साथ किस, यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या देखो क्या आ रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी, तो यहाँ पे डू की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डूइंग। यदि आपके इस प्रकार से सेंटेंस आ रखे हैं, यदि आपके इस प्रकार से सेंटेंस आ रखे हैं तो आपको क्या करना है, यदि वर्ब के बाद में यदि नाउन नहीं आ रखी हो तो आपको क्या करना है, डू का प्रयोग करना है। डू का प्रयोग भी इस तरीके से करना आपको कि यदि आपके सेंटेंस में, यदि आपके आंसर में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो डू की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म आ रखी है तो थर्ड फॉर्म लगाओ, यदि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रखी है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। यदि वर्ब नहीं दी हुई, वर्ब के तुरंत बाद में यदि नाउन नहीं दी हुई हो, यदि आपके वहां पे नाउन आ रखी है तो आपको क्या करना है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। जैसा हम पहले जो सेंटेंस बना रहे थे, अर्थात हम आंसर से जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे वर्ड से, वैसा का वैसा ही आपको करना है। अगला है देखो हमारा इसमें वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब जाहिर सी बात है, वेयर यदि वर्ड आ गया आपके तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइजेज होना चाहिए कि वेयर आएगा तो इसका मतलब जो आंसर दिया हुआ आएगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में जाहिर सी बात है स्थान पूछेगा, और यदि आंसर दिया हुआ आएगा तो उसमें कोई ना कोई प्लेस दिया हुआ आएगा। यदि हम आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका मतलब उस प्लेस को हटाना है। यदि क्वेश्चन से हम आंसर बना रहे हैं तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसी प्लेस का नाम पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, किसी प्लेस का नाम पूछा जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं तो हमें आंसर दिया हुआ आएगा। क्वेश्चन निर्माण करना है तो उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आएगा, कोई ना कोई स्थान सूचक शब्द या ऐसा कोई शब्द दिया हुआ होगा जिसका संबंध किसी स्थान से हो, ठीक है। अब इसमें देखो हम इस बात का उल्लेख करते हैं, यदि वह से ट्यूशन बना रहे हैं तो आंसर में
ये बात जैसी आएगी आपकी, क्या आएगी? यदि बहर से क्वेश्चन बना रहे हैं तो आंसर में आपको क्या दिया हुआ आएगा? स्थान सूचक शब्द आएगा या ऐसा कोई शब्द आएगा जिसका संबंध किसी स्थान से होगा, ये शब्द जरूर दिया हुआ आएगा। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम वह का प्रयोग करेंगे तो या तो ये स्थान सूचक शब्द आ रखा है और या क्या आ रखा है, ऐसा जो शब्द आएगा जो स्थान से संबंध रखता हो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये बात स्थान से संबंध रखने वाला। अब इसमें क्या होता है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर पहले सुना भी आके जिस प्रकार से, जैसे मतलब ये आ सकता है, स्कूल आ सकता है, टेंपल आ सकता है, सिनेमा आ सकता है, प्लेटफॉर्म आ सकता है, रेलवे स्टेशन आ सकता है, स्टेशन आ सकता है, मतलब कोई भी ऐसी जगह आ सकती है जो पर्टिकुलर किससे बिलोंग करती हो? स्थान से बिलोंग करती हो, ना कि पर्टिकुलर पहले से है। जैसे कटरातल है, सीकर है, जयपुर है, राजस्थान है, भारत है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर पहले से आएगी। पर्टिकुलर पहले से है मतलब ऐसी भी आ सकता है, विलेज है, सिटी है, ये भी स्थान से बिलोंग करने वाले होते हैं। टेंपल होता है, स्कूल होती है, सिनेमा होता है, प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे स्टेशन होता है, स्टेशन होता है, ये सभी किससे बिलोंग करने वाले होते हैं? ये सभी के सभी क्या है? स्थान सूचक शब्द है या स्थान से संबंध रखने वाले होते हैं। तो हमें क्या करना है? उनको उस टाइम पे हटा देना है और उसकी जगह किसका प्रयोग कर देना है? वेयर का प्रयोग करते हुए हम क्या बना देंगे? ट्यूशन बिल्डअप कर देंगे। अब होता क्या है, देखो किस प्रकार से। सर्वप्रथम वेयर का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है? वेयर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। स्थान सूचक शब्द को हटाते हुए स्थान सूचक शब्द को हटाते हुए शेष वाक्य को लिखना। स्थान सूचक जो शब्द आया हुआ रहेगा हम क्या कर देंगे? उसको हटा देंगे और शेष वाक्य को लिख देंगे। नियमानुसार प्रोनाउन चेंज करने का तो कोई नियम रहता है, मैंने यहाँ पे उल्लेख कर दिया। उनका सेम का सेम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में, और अदर जो आते हैं थर्ड पर्सन उसमें क्या होगा? नो चेंजेज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से जैसा सब्जेक्ट आएगा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही वो हेल्पिंग वर्ब आती हो। जिस प्रकार से जो सब्जेक्ट होगा, हम जो क्वेश्चन बिल्डअप कर रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट होगा वो जैसी डिमांड करेगा, सिंगुलर होगा सिंगुलर के लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल के लगाएंगे। फिर स्थान सूचक शब्द को हटाते हुए जो ऐसा शब्द आएगा जो स्थान सूचक हो या स्थान से संबंध रखने वाला शब्द होगा उसको हटा देंगे और शेष वाक्य को उतार देंगे। और शेष वाक्य में भी क्या होगा? नियम अनुसार यदि कोई प्रोनाउन चेंजेस हमें करना है तो हम क्या करेंगे? उन प्रोनाउन चेंजेस को नियम अनुसार चेंज कर देंगे। अब देखो आगे देखो एग्जांपल, आई स्लीप ऑन द रोड। मतलब ऐसे जो सेंटेंस आएंगे उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी। ऐसे सेंटेंस आएंगे लगभग एक एग्जाम जैसे एग्जाम होगी उसमें देखो राउंड अबाउट पे लेंगे तो सबसे ज्यादा यदि पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है वो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है उनकी। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी पैदा होती है स्टूडेंट के सामने। अन्यथा तो जैसे हेल्पिंग वर्ब डी भी आएगी तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब जिसमें डी भी आ रही है तो इसका मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं डी भी आ रही है उस टाइम में स्टूडेंट के सामने क्या होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उस टाइम में आपको क्या करना है? पहले शुरुआत में हमें ये देखना है सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। सेंटेंस कौन से टेंस का है ये दिमाग में आना चाहिए। अब देखेंगे आई, उसके बाद में स्लीप आ रखा है तो इसका मतलब स्लीप क्या? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म नाम आते ही यहाँ पे देखते ही तो हमारा ध्यान जाना चाहिए फर्स्ट फॉर्म ओनली फॉर सिंपल टेंस में लगती है और कहीं पे भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। तो इसका मतलब सिंपल तीन हुए, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। पहला हम आते हैं फ्यूचर पे।
फ्यूचर का यदि ये सिंपल होता तो इसके साथ में क्या आता, सेल और विल आता, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का नहीं है। दूसरे आते हैं पास्ट में। पास्ट में आते हैं तो पास्ट सिंपल में तो वैसे ही अपवाद रहता है कि पास्ट सिंपल का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसमें क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का भी नहीं है। फिर अगला रहा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, तो ये प्रेजेंट सिंपल का, तीसरा तो ये होना ही होना है प्रेजेंट सिंपल का। अब ये प्रेजेंट सिंपल का, अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये आना चाहिए प्रेजेंट सिंपल का यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, सिंगुलर के साथ डज होती है और प्लूरल के साथ डू होती है। अब हमें इसको चेंजेस करना है। अब देखो चेंजेस किस प्रकार से करेंगे, शुरुआत में क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। अब देखो सर्वप्रथम वेयर का प्रयोग किया जाता है, हमने नियम भी यही लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। सेकंड है आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आवश्यकता अनुसार ये नियम बाध्यता दी है डू डज में से। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट क्या है, आई आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे जाएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन में, किसमें जाएगा, सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी, यू के अनुसार, यू के अनुसार प्रयुक्त होगी। यदि यू सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, यू प्लूरल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, तो यू प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, वो यही होता है हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो अंत में क्वेश्चन मार्क ये लगा दे। अब इसमें हमने क्या हटाया था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है और इसके बाद में ये क्या आया हुआ है, पहले से आया हुआ है ऑन द रूट। इसमें पहले तो इतना ही था द रूट, लेकिन क्या हो पहले से पहले टू इन ऑन इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो साथ में क्या होता है उन प्रीपोजिशन को भी हटा दिया जाता है, साथ में क्या किया जाता है, उन प्रीपोजिशन को हटा भी दिया जाता है। ये वेंट टू स्कूल, जाहिर सी बात है हमें फर्स्ट में ये देखना पड़ेगा ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। फर्स्ट बात तो हमें ये नोटेड होनी चाहिए कौन से टेंस का है। यहाँ पे वेंट आ रखी है, गो की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही कौन सा टेंस, एक ही टेंस में लगती है और एक ही सेंटेंस होता है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और कोई सा भी ऐसा टेंस नहीं होता, कोई सा भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता हो। इसका मतलब एक सेंटेंस है। अब ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्यों ये अफर्मेटिव है, बनाएंगे तो हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं तो इंटरोगेटिव बनेगा। इंटरोगेटिव में क्या लगेगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि हम इसको बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे शुरुआत में आएगा वेयर का प्रयोग, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, मैंने भी ये लिखा है सर्वप्रथम वेयर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्थान सूचक शब्द होता है उसको हटाते हुए क्या करना है, शेष सेंटेंस को वैसा का वैसा रख देना, यदि प्रोनाउन चेंजेस हो तो प्रोनाउन चेंज कर देना। यहाँ पे विनय क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आई और बी यू में से तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, विनय वैसा का वैसा आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अरे यदि ये बनाएंगे तो ये किस प्रकार से बनेगा, शुरुआत में वेयर का प्रयोग करो, उसके बाद में जाओ सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसमें चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने लिखा है था आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट, इसमें आंसर में सब्जेक्ट क्या था, यू का, इसमें सब्जेक्ट क्या बन गया, आई बन गया। ये टेंस कौन से टेंस का है, फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, विल सेल है, मतलब फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में किसका प्रयोग किया जाता है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब आई आ रखा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग, सेल आई, वो अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये स्थान सूचक शब्द है, ये साथ में इसके प्रोनाउन भी दिया हुआ है, ये प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ये प्रीपोजिशन भी हट जाएगा, और जो स्थान सूचक शब्द है या स्थान से संबंध रखने वाला जो शब्द होगा उसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अगला एग्जांपल देखो, you can find it in the box।
अब इसमें क्या रखा है, ये द बॉक्स, ये पेलेस आ रखा है, द बॉक्स क्या रखा है, पेलेस, इसके साथ में क्या रखा है, प्रीपोजिशन आ रखा है। तो इसका मतलब ये हमें हटाना पड़ेगा, वेयर का प्रयोग करेंगे, तो वेयर का डायरेक्टली हमें यहाँ पे वेयर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में टेंस पे जाएंगे, टेंस में क्या रखा है, मॉडल। तो ये बात मैंने बोली थी कि मॉडल पे किसी भी ना तो सब्जेक्ट की कोई बाध्यता रहती है, ना कोई टेंस की बाध्यता रहती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी मॉडल वही प्रयुक्त हो जाएगा, प्लूरल होगा तो भी वही प्रयुक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉडल की तो कोई बाध्यता है नहीं, कैन का कैन ही आ जाएगा। चाहे सब्जेक्ट हमारे पास यूं रहे, ही रहे, आई रहे, वी रहे, दे रहे, कैसा भी सब्जेक्ट रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जाएंगे यूं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे की वैसी आ जाएगी और एक आ जाएगी। ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो इसका, सी विल कुक फूड इन द किचन। अब ये जाहिर सी बात है, यदि हम जाएंगे देखो अलग अलग चीजों पे, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, पेलेस को निरूपित करने वाला शब्द आ रखा है, स्थान से संबंध रखने वाला शब्द आ रखा है। तो इसका मतलब हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या है, शुरुआत में वेयर आ जाएगा। अब उसके बाद में आई और यू होता, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं, कहीं पे जैसे मतलब सेल का प्रयोग हो जाता, कहीं पे विल का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या आया हुआ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इसमें सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होगा, तो वैसा का वैसा विल आ जाएगा, विल सी। ओके, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखो अगला एग्जांपल, जैसे मतलब हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, सेम इजी एग्जांपल है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम इसको बनाएंगे, शुरुआत में वेयर का प्रयोग कर दो, उसके बाद में आई है, फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, इसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन में हो जाएगा, सेकंड पर्सन क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू। अब इसमें ये कौन सा है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखो यू के साथ आई के साथ एम का प्रयोग है, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग है, इज का प्रयोग है, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है, तो आर का प्रयोग कर दिया, वेयर आर यू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वैसी की वैसी आ जाएगी, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये स्थान से बिलोंग करने वाला शब्द था, उसको हमने क्या कर दिया था, हटा दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है व्हेन का प्रयोग, व्हेन के माध्यम से हमें किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखो जो ये वर्ड आएगा, आपके दिमाग में एक शब्द आ जाना चाहिए कि व्हेन का प्रयोग किया कब जाता है। जाहिर सी बात ये होनी चाहिए पहले, तभी आप क्वेश्चन को बिल्डअप कर पाओगे। क्या है, इसका प्रयोग किया कब जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। अब देखो व्हेन से क्वेश्चन बनाने वाले आंसर में समय सूचक शब्द या समय से संबंध रखने वाला शब्द आता है। मतलब व्हेन से यदि आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उस आंसर में क्या दिया हुआ आएगा, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द दिया हुआ आएगा, या क्या दिया हुआ आएगा, समय से संबंधित या समय से संबंध रखने वाला जो शब्द होगा वो दिया हुआ आएगा। और उसके अनुसार ही आपको क्या बनाना है, उसको हटाते हुए व्हेन का आपको प्रयोग करते हुए क्या बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, WH वर्ड वाला। यदि हम इसकी शुरुआत करेंगे तो क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है,
उसके बाद में सेकंड नंबर, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। थर्ड नंबर, समय सूचक शब्द को हटाते हुए शेष वाक्य को लिखना। फोर्थ नंबर, नियमानुसार प्रोनाउन चेंज। मैंने 4 बिंदु लिखे हैं। यदि वैन से आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसके 4 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु होता है सेंटेंस के शुरुआत में, यदि क्वेश्चन बना रहे हैं उसके शुरुआत में वैन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बिंदु ये आता है कि वैन के तुरंत बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या करता है, समय सूचक शब्द को, इसमें क्या होता है, समय सूचक शब्द दिया हुआ आएगा या ऐसा कोई शब्द आएगा जिसका संबंध किसी समय से हो, तो हम क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे और शेष वाक्य को हम लिख देंगे। और ये फोर्थ नंबर बिंदु है कि नियमानुसार यदि प्रोनाउन चेंजेस की जो सेंटेंस है डिमांड कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में, चेंज कर दो थर्ड पर्सन आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, नो चेंजेस होगा। अब देखो एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। I sleep at 11 o'clock. I sleep at 11 o'clock. ये दिया हुआ है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, आप ये देखोगे तो ये टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब हमें यदि बहन से इसको क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को हटाना पड़ेगा, तभी वो बहन से क्वेश्चन फ्रेम होगा। वो शुरुआती बिंदु हमें कहाँ पे जाना है भाई, सर्वप्रथम जो नियम लिखाए हुए हैं उन नियमों को फॉलो करना है। शुरुआत में हम क्या करेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये प्रेजेंट सिंपल का है। आई के साथ स्लिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंजेस किस में होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन क्या आ जाएगा, उसके बाद में इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयुक्त होगी, डू। तो व्हेन डू यू, उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्लीप आ जाएगा। अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा इसमें से, क्योंकि ये कौन सा शब्द है, समय सूचक शब्द है। तो ये समय सूचक शब्द यदि वैन का प्रयोग कर रहे हैं तो समय सूचक जो शब्द होगा उसको हटा देंगे और बाकी सेंटेंस है यदि हमें प्रोनाउन चेंजेस करने हैं वो करते हुए हम क्या कर देंगे, वैन से क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। आगे देखो, He will go to Jaipur. He will go to Jaipur tomorrow. यदि हम इसको बनाएंगे तो ये समय सूचक शब्द दिया है, क्योंकि ये तो क्या है, स्थान सूचक शब्द आ रखा है। वैन का प्रयोग करेंगे तो हटाएंगे इसको। हम किसका कर रहे हैं, वैन का प्रयोग। तो वैन थर्ड पर्सन आ रखा है तो बिल वैसा का वैसा रहेगा। अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें हटाना किसको था, समय सूचक शब्द को। हमें हटाना किसको था, समय सूचक। यदि इसको वैर से बनाएंगे, अब जो भी वैर आ गया नाम एकदम नियम यथावत रहते हैं। इसमें नियम में वैर में क्या करते हैं, समय सूचक शब्द स्थान सूचक शब्द को हटाते हैं। तो अब देखो इसमें कैसे बन जाएगा, वेयर आ जाएगा शुरुआत में, उसके बाद में क्या आ जाएगा, विल, ही, गो। ये स्थान सूचक शब्द था, इसको हटा देंगे, ये नहीं हटेगा, ये समय सूचक है। वेयर में समय सूचक नहीं आता है। वेयर से बनाएंगे इसी एक को, ऐसे बनेगा। वैन से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। क्यों वैन से बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे,
जो समय सूचक शब्द होगा उसको उठाएंगे और वह से बनाएंगे तो किसको उठाएंगे, स्थान सूचक शब्द होगा उसको उठाएंगे। एग्जांपल लिख रहे हैं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। ये भी क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाइम को निरूपित करने वाले शब्द आ गए। समय सूचक शब्द है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, नून है, मिडनाइट है, नाइट है, ये सभी क्या है, समय को निरूपित करने वाले शब्द है। सनसेट है, सनराइज है, ये सभी किसको निरूपित करने वाले शब्द है, समय सूचक शब्द बोल सकते हैं, समय से संबंध रखने वाले शब्द है। अब यदि इसको बनाएंगे, शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। ये चेंजेस किस में हो जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा यहाँ पे। अब यू के साथ में देखो ये प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग करो, प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करो। यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें हमने हटाया किसको था, इन द इवनिंग, ये था वो समय सूचक शब्द था, समय सूचक शब्द को हटा दिया और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा, वैन का प्रयोग हो गया। आगे एग्जांपल देखो इसमें, you took tea in the morning. You took tea in the morning। यहाँ पे देखो यूं तो ये सब्जेक्ट आ गया, took वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, take की सेकंड फॉर्म होती है took की, टी आ गया ऑब्जेक्ट, ये the morning, ये क्या है, समय सूचक शब्द। when का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो डिड में कोई बाध्यता नहीं रहती है, टू डज में बाध्यता रहती है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करो, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करो, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में समान रूप से प्रयुक्त होता है क्या, डिड। इसका मतलब इसमें यहाँ पे क्या आ गया, डिड आ गया। उसके बाद में यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज कौन से में जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जाएगा, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। अब उसके बाद में पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो टेक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, टू की फर्स्ट फॉर्म टेक हो गई और टी अंत में क्या आ जाएगा, इस प्रकार से ये आपके